गुड मॉर्निंग। बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास की क्लासें चल रही थी और उसमें कल अपन ने पढ़ा था अकबर के बारे में। आज अकबर से आगे बढ़ते हुए उसके उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। यानी मुगल साम्राज्य में हम बाबर से लेकर के जहांगीर तक आज आ गए हैं। अब तक हमने बाबर से अकबर तक को पढ़ा और बीच में एक सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी को पढ़ा था। अब जहांगीर का जब अध्ययन करेंगे तो कहते हैं जहांगीर का भी वैसे जब भी किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करेंगे तो उसके प्रारंभिक जीवन से ही शुरुआत होगी, फिर उसके राजनीतिक रण कौशल क्या था उसके बारे में, और उसके बारे में प्रशासन वगैरह क्या थे। जहांगीर वैसे जन्म लिया है, अब कहते हैं जहांगीर का जन्म बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। 62 में कहते हैं कि अकबर ने मरियम उजमानी बारमल की पुत्री से शादी की, लेकिन कहते हैं कि कालांतर में उसके कोई संतान नहीं थी। अब 1569 में जाकर के उसके पहली संतान होती है और वो हो गया जहांगीर, जो उस समय सलीम के नाम से जाना गया था। बट जब वो शासक बना तो उसने एक उपाधि धारण की थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की। अब जहांगीर किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता था, किस प्रकार के उसके रण कौशल थे, राजनीतिक क्षेत्र में कितना प्रभाव था, आर्थिक धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनके क्या प्रभाव रहे, या उन्होंने किन किन क्षेत्रों में क्या योगदान दिया, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अब जहांगीर का प्रारंभिक जीवन देखें। जहांगीर है, इसका जन्म 1569 में हुआ था। इसके पिता का नाम अकबर था और माता का नाम मरियम उजमानी था। ये तो इनके माता पिता से संबंधित हुई। अब देखो 1569 में जब जन्म हुआ तब कहते हैं इसके जन्म से पहले कई बार अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में वहां मन्नतें मांगने आ रहा था, जियारत खूब की। तो कहते हैं कि बड़े अरमानों के बाद बड़ी मन्नतें मांगी तब जाकर के इसके पुत्र हुआ था। इसलिए जहांगीर को मन्नतों का राजकुमार कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है मन्नतों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो मन्नतों का राजकुमार जहांगीर को कहा गया है। अब 1569 में जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो इसकी खुशी में ही अकबर 1570 में अजमेर आया था और ठीक उसने अजमेर के पास नागौर में अपना नागौर दरबार भी लगाया था। लेकिन चूंकि अब जहांगीर के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं तो पिता अकबर थे, माता मरियम उजमानी थी। प्रारंभिक जीवन में क्या थी, इसके जीवन काल में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक कांगड़ा विजय और दूसरी मेवाड़ से समझौता। यानी जो दोनों चीजें अकबर नहीं कर पाया, उसका पिता नहीं कर पाया था, वो दोनों चीजें जहांगीर के शासनकाल में निष्पादित हुई। अब क्या हुआ, कहते हैं कि जहांगीर के 4 पुत्र थे। खुसरो, खुर्रम, परवेज व शहरयार। अब जो चारों पुत्र थे खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार, अब कहा जाए तो कहते हैं कि जहांगीर के बाद वास्तविक जो उत्तराधिकारी था वो खुसरो था। अब अकबर के शासनकाल में ही कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि चूंकि जहांगीर उसकी लाडली औलाद थी तो कहते हैं लाड़ प्यार ने उसे ज्यादा बिगाड़ दिया। अब कहते हैं कई बार पिता पुत्र में भी संघर्ष हुआ करते थे और एक समय तो ऐसा भी आया था जब अकबर ने जहांगीर को इलाहाबाद के किले में कैद भी कर दिया था। तब जहांगीर के दिमाग में, अकबर के दिमाग में भी ये बात आई कि मेरे बाद, उसके मन में भी ये ख्याल आ गए थे उस समय कि मेरे बाद मैं मेरे बेटे को उत्तराधिकारी ना बना करके खुसरो को बना दूंगा। उसके पोते की बात आ रही थी। तो कहते हैं खुसरो इतना, वैसे खुसरो में भी कुछ कमियां नहीं थी, खुसरो ने भी अपने युद्ध कौशल से भी बहुत प्रभावित किया था सबको, लेकिन खुसरो के पक्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा था तो वो थे आमिर के मान सिंह। वो खुद चाहते थे कि खुसरो शासक बन जाए, क्योंकि मान सिंह की भी जहांगीर से कम ही बनती थी। अब ऐसी परिस्थितियां हुई, लेकिन कहते हैं कालांतर में जब अंतिम दिन थे अकबर के, उस समय अकबर ने वैसे जहांगीर को मान लिया था कि वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब जहांगीर 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। इससे पहले वो सलीम नाम से प्रसिद्ध था, अब उसका राज्याभिषेक जहांगीर के नाम से। जहांगीर का मतलब होता है पूरे जहां को अगेर यानी कब्जे में करने वाला, यानी पूरे विश्व को कब्जे में करने वाला नाम था उसका जहांगीर।
उसने नूरुद्दीन की पदवी धारण करके शासक बना था ये, ठीक है। ये इसके प्रारंभिक जीवन है, लेकिन प्रारंभिक जीवन में ही इसके सामने कठिनाई आ गई, और वो कठिनाई थी, मैंने पहले ही कहा, खुसरो। खुसरो क्या है, इसका बेटा था जहांगीर का, लेकिन खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया और इसका पक्ष ले रहे थे आमेर के मान सिंह। इसने जब विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, तो कहते हैं जहांगीर ने इस विद्रोह को दबा तो दिया। तब कहते हैं जहांगीर, ये जो खुसरो है, खुसरो गया पंजाब, और सिखों के गुरु थे, सिख गुरु, जो 5वें गुरु अर्जुन देव के पास गया था, और अर्जुन देव ने उनको शरण दी थी। अब अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को शरण दी। इससे नाराज होकर के जहांगीर ने इस अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया। और ध्यान रखना, सिखों में और मुसलमानों में जो आपसी तनातनी वैमनस्यता आई, जो उनके बीच में कटुता आई, वो जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी, जब उन्होंने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अब क्या हुआ कि खुसरो वहां से निकल गया, भाग करके उसको जाना पड़ा। कहते हैं किसी भी परिस्थिति में जहांगीर ने जैसे तैसे खुसरो के विद्रोह को उस समय दबा दिया। लेकिन खुसरो, कहते हैं, बाद में जब खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान पे जाता है, उस समय खुसरो को मरवा दिया जाता है, यानी दक्षिण अभियान में खुर्रम के साथ जाता है, तब इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो अब खुसरो हट गया उत्तराधिकारी से। अब 3 उत्तराधिकारी थे, लेकिन एक स्थिति और आती है, और वो है, आप देखना एक बार, नूरजहां, नाम सुना होगा आपने। अब इसके जीवन में नूरजहां का प्रवेश हो जाता है, जहांगीर के जीवन में। अब नूरजहां का था, ये एक ईरानी परिवार था, पर्शिया का था, जो भारत भ्रमण पर आया था। और कहते हैं इसके साथ इसके पिता एतमादुल्ला, नाम तो गयास बेग था, माता अस्मत बेगम, और भाई आसफ खान। ये आए थे। नूरजहां शादीशुदा थी, इसके पति का नाम शेर अफगान था। वैसे अली कुली बैग खान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन शेर अफगान इसका पति था। और इससे एक पुत्री भी हुई थी इसके, जिसका नाम था लाडली बेगम। ये पूरा परिवार हिंदुस्तान भ्रमण पर आया है। और ये क्या है कि आगरा में एक बार घूम रहे थे बाजार में, उसी समय जहांगीर की नजर नूरजहां पे पड़ गई, और उसने उससे विवाह करने के लिए कोई प्रपोजल रखा। और कहते हैं उसने अपने पति को छोड़ के जहांगीर से विवाह कर लिया, और शेर अफगान को सेना में किसी पोस्ट पे उन्होंने नियुक्त कर दिया। यानी कि इसकी पत्नी अब चली गई जहांगीर के पास। और जहांगीर, इस जो नूरजहां है, इसका जो वास्तविक नाम था, वो नाम था मेहरुनिसा। अब मेहरुनिसा को उसने नूरजहां नाम दे दिया, और ये नूरजहां नाम दिया था जहांगीर ने। इसके पिता गयास बेग को भी जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, जिसका जो उपाधि थी एतमादुल्ला की। अब कहा जाता है कि जब नूरजहां का प्रभाव बढ़ा, तो इस पूरे गुट को कहा जाता है जुनता गुट। अब जहांगीर के जीवन काल में यही सबसे बड़ी विडंबना हो गई। कहते हैं योग्य भी था, वैसे ऐसी कुछ इसमें कमियां भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, वो शराब का आदी था। कहते हैं उसकी इस लत ने ही उसके मृत्यु का कारण भी उसके लिए शराब ही बनी थी, तो अत्यधिक शराब पीता था। लेकिन जब नूरजहां उसके जीवन में आई, तो उसे नूरजहां के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। जो नूरजहां कहती वैसे वो डिसीजन लेता रहता था। इसलिए कहते हैं नूरजहां का गुट प्रभावी हो गया, इसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि नूरजहां के कहने पर नूरजहां के पिता गयास बेग यानी एतमादुल्ला को उसने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अपने भाई आसफ खान को सेनापति बना दिया, और जो रनिवास होता है उसका प्रमुख अस्मत बेगम को बना दिया। और जो जहांगीर के जीवन काल में पूरा शासन संभाल रही है, वो शासन का पूरा हेड अब नूरजहां है। यानी जहांगीर के शासन काल में ये काम है, लेकिन सब काम संभाल रही है नूरजहां। इससे क्या हुआ कि जहांगीर का जो परिवार था वो सब इससे नाराज हो गए, और जो उनके पुत्र थे वो भी उनसे नाराज हो गए। तो कहते हैं उन्होंने इसी सिलसिले में
नूरजहां की जो एक पुत्री थी लाडली बेगम, तो उसके पूर्वपति शेर अफगान की पुत्री थी। वैसे यूं देखा जाए तो रिश्ते में लाडली बेगम और जो जहांगीर के लड़के हैं वो अब भाई बहनी हुए, लेकिन इस लाडली बेगम का विवाह वो शहरयार से करवा देती है। यानी शहरयार से शादी किसकी होती है? लाडली बेगम की। और यही चीज आगे जाकर के कहते हैं उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बनेगी, जो मैं उत्तराधिकारी संघर्ष में आपको बताऊंगा। अब ये स्थितियां यहाँ हुई, मेहरुनिसा थी, इसका प्रभाव भी ज्यादा बढ़ने लग गया। अब लोग इनसे नाराज भी होने लगे, लेकिन पहले इसका राजनीतिक जो युद्ध प्रणाली थी वो देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन क्या था? राजनीतिक जीवन में अपन दो चीजें पढ़ेंगे इसकी, एक मेवाड़ अभियान और दूसरा पढ़े। मेवाड़ अभियान जो है वो 1613 से 1615 तक का है, और दूसरी उसकी उपलब्धि थी कांगड़ा अभियान, जो था 1620 का। अब अगर यूं देखा जाए तो मेवाड़ अभियान, यानी इसके पिता ने भी खूब प्रयास किए थे, समझौते के लिए कई लोग भी भेजे थे, लेकिन अकबर भी मेवाड़ को विजित नहीं करवा पाया था, ना उससे कोई समझौता कर पाया था। और जब जहांगीर शासक बना तो उसने 1613 में अपने बेटे खुर्रम को, ये खुर्रम ही आगे जाकर के क्या बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये खुर्रम ही जाता है इस अभियान पे 1613 में। अब 1613 में जब वो मेवाड़ अभियान पे जाता है, जाने का अगर कोई कालक्रम पूछे तो 1613 में भेजा गया है, लेकिन संधि जो होगी वो होगी 1615 में। अब उस समय देखा जाए तो जहांगीर मुगल शासक था और मेवाड़ का जो शासक था वो था राणा अमर सिंह। कहते हैं मेवाड़, मुगल मेवाड़ जो संधि थी वो ऐतिहासिक संधि कहलाती है, तो इससे पहले मेवाड़ वालों ने संधि नहीं की थी, लेकिन ये एक प्रकार से देखा जाए तो सम्मानजनक संधि थी। इसमें न तो वैवाहिक रिश्तों की बात थी, लेकिन फिर भी कहते हैं राणा अमर सिंह जो जीवन पर्यंत मुगलों से लड़े, अपने पिता के साथ भी लड़े थे उनसे, तो कहते हैं कि इस वजह से राणा अमर सिंह थोड़े से इस संधि के कारण कहते हैं थोड़ा सा मन में उनके कुछ द्वेष आ गया, मतलब मन में जलन सी थी, एक चीज आ गई। इसके कारण दिन ब दिन उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती गई, और इस संधि का महत्वपूर्ण कारण यही था कि राणा अमर सिंह की इस संधि के फलस्वरूप मृत्यु हो गई। कहते हैं राणा अमर सिंह के लिए ये एक सम्मान का विषय नहीं था कि जिसके लिए जिंदगी गुजार दी उन्होंने मुगलों से संधि करके, उसको अब संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये जो संधि हुई थी ये हुई थी खुर्रम और मेवाड़ का राजकुमार राणा अमर सिंह का बेटा था करण सिंह। और कहते हैं अपने बेटे के कहने पर ही उसने ये संधि की थी। तो कहते हैं खुर्रम और करण सिंह के मध्य ये हुई, लेकिन चूंकि वास्तविक अगर तौर पर देखा जाए तो राजा जो थे वो जहांगीर और इस प्रकार मेवाड़ का था अमर सिंह। तो कहते हैं ये संधि मुगल मेवाड़ की संधि जिनके शासनकाल में हुई वो जहांगीर और अमर सिंह के शासनकाल में हुई, और ये जहांगीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुगल मेवाड़ संधि, क्योंकि इससे पहले किसी राजा के साथ ऐसी संधियां नहीं हो पाई थी। दूसरा अभियान है कांगड़ा अभियान। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, पहाड़ी इलाका है। 1620 में ये कांगड़ा अभियान पे गया। इससे पहले अकबर ने खूब प्रयास किए थे, लेकिन वो कांगड़ा को जीतने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन जहांगीर गया, उसने 4 माह तक घेरा डाले रखा, और उसके बाद में कांगड़ा की सेना ने समर्पण कर दिया, और उसके बाद उसका ऊपर अधिकार हो गया कांगड़ा का। लेकिन कांगड़ा विजय के अभियान में जोश में आकर के उसने गाय का कत्ल कर विजय उत्सव मनाया था कांगड़ा अभियान में। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ भी उसने थोड़ी सी कहते हैं वो जो सांप्रदायिकता का टच था वो उन्होंने जहांगीर ने भी यहाँ लिया है। तो कहते हैं गाय का कत्ल करके उसने विजय उल्लास या विजय उत्सव मनाया था, वो था कांगड़ा अभियान। तो ये उसके जीवन की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जहांगीर के जीवन की, कि उसने जो उसका बाप नहीं कर पाया था वो उसने किया था। एक तो मेवाड़ अभियान उसका सफल रहा, और दूसरा कांगड़ा अभियान। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी उसका उत्तराधिकार संघर्ष। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीन शॉट लेते रहना।
अब पढ़ेंगे मोस्टली उत्तराधिकार संघर्ष को। ध्यान रखना, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में भी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था और यहाँ भी हुआ है। अब उत्तराधिकार संघर्ष को समझने के लिए आपको ईरान से आए एक परिवार को समझना पड़ेगा, और जो था जुनता गुट, यानी नूरजहां वाला। ठीक है, अब जुनता गुट में हेड कौन है? नूरजहां। इसका प्रभाव कैसे है? इसका जो पिता था वो गयास बेग था, इसकी जो माता है वो है अशमत बेगम। इनके साथ नूरजहां है तो कहते हैं इसका एक भाई भी आया था जिसका नाम था आसफ खान। अब कहते हैं कि नूरजहां का जहांगीर के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव था कि उसने क्या कर दिया कि इस नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग को प्रधानमंत्री की पद दिला दिया, यानी नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री पद पर। भाई आसफ खान को सेनापति बना दिया मुगल सेना का। माता जो है वो रनिवास की प्रमुख हो गई और खुद जहांगीर के नाम पर अपना शासन संभाल ही रही है। तो यानी कि अपने परिवार को बड़ी बड़ी पोस्टों पर नियुक्त कर दिया। अब सीधी सी बात है कि इसके आधार पे वो भावी उत्तराधिकार तय करेगी। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अब जहांगीर से उसके कोई लड़का नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना नूरजहां ने भारत आने से पहले एक शादी कर रखी थी जिससे एक लड़की हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अब उसने क्या कर दिया, अपनी पुत्री लाडली बेगम, इसका विवाह वो क्या करती है कि जहांगीर का ही एक पुत्र था शहरयार, उस शहरयार से करवा देती है। यानी लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ? शहरयार से। भाई देखो यहां से स्थितियां चेंज हो गई। अब क्या हुआ कि जो जहांगीर के 4 पुत्र थे, नाम थे खुसरो, खुर्रम, परवेज व शहरयार। परवेज का कहीं इतना उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन देखो अगर इस प्रकार देखें तो अपन ने पहले पढ़ा कि खुसरो तो रास्ते से पहले उत्तराधिकार संघर्ष के बाद, मतलब जैसे उसने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, तो कहते हैं बाद में उसकी हत्या करवा दी जाती है। अब सबसे बड़ा बेटा रहा खुर्रम, यानी अब उत्तराधिकारी वास्तविक कौन था? खुर्रम। लेकिन एक बात समझना, नूरजहां का प्रभाव है पूरे दरबार में, पूरा वास्तविक मुगल शासन उसी के हाथ में है, जहांगीर उसी के इशारे पर चल रहा है। इसका मतलब अब वो अपनी पुत्री को राजगद्दी दिलवाना चाहती, लेकिन पुत्री को तो नहीं देगी। लेकिन कहते हैं उसका विवाह किससे हुआ? शहरयार से। तो अब उसने उत्तराधिकारी के लिए शहरयार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये प्रॉब्लम हो गई खुसरो के लिए। खुसरो कहते हैं योग्य भी था इसके, और दूसरी चीज खुसरो तो रास्ते से हट गया था, लेकिन जो खुर्रम था अब वो योग्य भी था, और दूसरा वास्तविक उत्तराधिकारी भी उसका ही अधिकार था। तब क्या हुआ, उसने सोचा अब प्रधानमंत्री पर किसको बिठा दिया? पिता को। इसका मतलब वो भी इसी के सपोर्ट में आएंगे। भाई को सेनापति बनाया हुआ है तो आसफ खान खुद उसके सपोर्ट में रहेगा। माता रनिवास प्रमुख है, खुद शासन के रूप में नूरजहां है, जहांगीर किसी की सुनता, नूरजहां के अलावा किसी की सुनता नहीं था। तो खुर्रम कहते हैं कि थोड़ा सा असहज हो गया कि करे क्या। इस समय परिस्थितियां भी ऐसी थी, सेना पूरी आसफ खान के साथ में है, तो करे क्या। स्थितियां जब विपरीत हुई तो उसने भी मौके का फायदा उठाया, और कहते हैं खुर्रम ने इसी समय आसफ खान की एक पुत्री थी, आपको भी पता होगा, अर्जुमंद बानो बेगम। इस अर्जुमंद बानो से विवाह कर लिया खुर्रम ने। अब थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज होगी। वैसे नूरजहां और जहांगीर का जो विवाह है, याद रखना वो 1611 में हुआ था इन दोनों का विवाह। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो अर्जुमंद बानो बेगम है, उस अर्जुमंद बानो से विवाह कर लेता है खुर्रम। अब खुर्रम किसका दामाद हो गया? आसफ खान का। अब आसफ खान का हुआ, तो आप सीधी सी बात समझ लो, आसफ खान अब किसका सपोर्ट लेगा? अपनी बहन की लड़की का लेगा सपोर्ट या खुद की लड़की का? तो कहते हैं आसफ खान अब खुर्रम की तरफ
आ गया। और जैसे खुर्रम की तरफ आया तो सेना किसके पास है? आसफ खान के पास। तो कहते हैं इस प्रकार खुर्रम ने आसफ खान से कहते हैं संबंध बना करके फिर क्या कर दिया कि अपने उत्तराधिकारी संघर्ष में शहरयार को पराजित कर दिया और खुद ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और जब जहांगीर की मृत्यु होगी 1627 में, तब नया जो शासक बनेगा वो बनेगा खुर्रम। कौन बनेगा? और खुर्रम, ध्यान रखना, शाहजहां के नाम से शासक बनता है। यानी कहीं पूछा जाए कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो खुर्रम था। जिस शाहजहां को हम पढ़ रहे हैं वो खुर्रम भी था। और शाहजहां 1627 में शासक बनता है और अर्जुमन बानो बेगम से विवाह किसका होता है? शाहजहां से। अब शाहजहां से विवाह गई, इसकी पत्नी को खूब प्रेम करता था और इस यही मुमताज अर्जुमन बानो बेगम है जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होगी। और इसी के नाम पर भारत में प्रेम की निशानी ताजमहल जैसी इमारत खड़ी कर दी गई, वो मुमताज महल यही है। आज जहांगीर के लिए इतना ही। कल शाहजहां के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।